हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम पोस्ट का यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पोस्ट। आई होप डूइंग वेल। आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी 6 क्लास की कंप्लीट हो चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। और आज है 2nd क्लास 7th क्लास की हिस्ट्री की। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है नए राजा और उनके राज्य। राजा कौन कौन से थे, उनके राज्य कौन कौन से थे। तो ये चैप्टर शुरू होता है 7वीं शताब्दी से। इनमें कई राजवंशों का उदय हुआ और 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजाओं को ये हैं 7वीं से 12वीं। ठीक है, जिसके बारे में हम चित्रकूट पढ़ेंगे। चोल, पांड्या, ठीक है, ये सब है। चोल, पांड्या, कलिंग, गुर्जर प्रतिहार वंश, चाहमान, ठीक है, इंद्रप्रस्थ। ये हमारे लिए इतना इतना जो एरिया है ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। किन किन जो राज्य हैं, जो उनके राजा हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश, चित्रकूट, पालचोर और महा जो थे चौहान थे। ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नए राजा का उदय। अब नए राज्यों का उदय कैसे हुआ? 7वीं जो शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के बीच में बड़े भूस्वामी और जोधा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय अपने महंत या सामंत, अब सामंत क्या होते थे, उन्हें उम्मीद थी जाती थी कि वे राजा जहाँ स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और सायना सहायता प्रदान करें। अब महंत को सामंत जहाँ महंत कौन होते थे? वह लोग जिनके पास अपनी कुछ ज़मीन होती थी, उनके पास सेना होती थी और खाने पीने और अन्य वस्तु प्राप्त मात्रा में होती थी। वो छोटे छोटे महंत या सामंत बोले जाते थे और राजा उन्हें अपने अंडर रखता था। क्यों? क्योंकि युद्ध के समय वह उन्हें युद्ध सहायता प्रदान कर सके और कोई नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई के लिए उन सामंतों से मदद मांगी जाती थी, जहाँ फिर उन पर कर लगाया जाता था कि इतना हिस्सा आप हमें दोगे और साइना सहायता दोगे। और वो दरबार में हाजिरी भी लगवाते थे। ठीक है, जिस भी राजा के अंडर वो सामंत आते थे उसके दरबार में जाके हाजिरी भी लगवानी पड़ती थी। और उन्हें उपहार जैसे महंगी बहुमूल्य वस्तुएं, ठीक है, देते थे, अनाज या सैन्य सहायता, कोई भी उपहार वो अपने जिस भी राजा के अंडर आते हैं उन्हें वो उपहार देते थे। अधिक सत्ता जो उनके पास अधिक सत्ता हो जाती थी, उनके पास ज़्यादा क्षेत्र आ जाता था भूमि का और अपनी सेना ज़्यादा बना लेते थे। तो वो अपने जो सामंतों का छोटा सा समूह होता था उसमें महासामंत या महामंडलेश्वर। अब महामंडलेश्वर पूछे एग्ज़ाम में तो क्या बताना है? पूरे मंडल का स्वामी। ठीक है, जो छोटे छोटे सामंत थे उनमें पूरे मंडल का स्वामी, जिसके पास ज़्यादा शक्ति होगी, ज़्यादा भूमि होगी, ज़्यादा सैनिक शक्ति होगी। बेसिकली ज़्यादा सैनिक शक्ति वाला ही बनता था। ठीक है, कभी कभी अपने आप को स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र भी करने का दावा करते थे। वो बोलते थे कि यह हमारा स्वामी नहीं है, अब हम स्वतंत्र हैं, हम अपना राज्य अपनी इच्छा से चलाएंगे, हम कर नहीं देंगे, हम उपहार नहीं लाएंगे, हम उसके दरबार में हाजिरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जिस राजा के अंडर आते थे उससे ज़्यादा सेना है, अब उससे ज़्यादा शक्ति हमारे पास है, हम अब संपन्न हैं। ठीक है, तो अब हम उसके आधिपत्य में नहीं जाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह से एक उदाहरण दक्कन के राजपूतों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीन आते थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक चित्रकूट राजा दंतदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया। हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ है मतलब सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान कराया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे जन्मा क्षत्रिय न होते हुए भी, जो जन्म से क्षत्रिय नहीं है लेकिन क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। जो ये अनुष्ठान होता था हिरण्यगर्भ, उससे अब पूछा जाएगा कि हिरण्यगर्भ अनुष्ठान क्या है? ऐसा अनुष्ठान जो लोग क्षत्रिय जन्मजात क्षत्रिय पैदा नहीं होते थे, क्षत्रिय घर में पैदा नहीं होते थे, लेकिन ये अनुष्ठान कराने के बाद वो क्षत्रिय बन जाते थे। ठीक है, उनकी जो क्षत्रिय नहीं होते थे वो क्षत्रिय लोगों में इंक्लूड किए जाने लगे थे, क्षत्रिय लोगों में उनका नाम आने लगा था। ठीक है, कौन सा अनुष्ठान करके? हिरण्य गर्भ मतलब सोने का गर्भ। चलिए, कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुष ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदप मुशन एक म्यूर शर्मन था। ठीक है, म्यूर
शर्मन ने और गुज्जर प्रतिहार वंश ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने परंपरा पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। कौन कौन से थे? एक तो मयूर शर्मा, दूसरा था गुज्जर प्रतिहार वंश का हरिश्चंद्र, ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अपनी ब्राह्मणों को छोड़कर क्या क्या उठा लिया? अस्त्र उठा लिए और उन्होंने राज किया किस पर? कर्नाटक और राजस्थान पर। ठीक है, चलिए बेसिकली कुछ लोगों ने अपने धर्म से अपनी जो जिस कैटेगरी में आते थे उससे विपरीत काम किया। ठीक है, वो नए राजा और नए शासन चलाए। ठीक है, जिसमें से गुज्जर प्रतिहार वंश जो ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने शस्त्र उठा लिया और वो एक राजा बन गए। ठीक है, अपने जन्मजात काम को छोड़ के दूसरे काम में लग गए। राज्यों में शासन, एक नए राज्यों में कई इकाई और महाधिराज क्या होते थे? राजाओं के राजा, वो सभी राजाओं के ऊपर अधिराजा। ठीक है, त्रिभुवन चक्रवर्त मतलब 3 भवनों का स्वामी, और महाराजाधिकार राजाओं का राजा, और इस तरह से अन्य भारी भरकम उपाधियां भी धारण की जाती। लेकिन इन सब के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों के साथ साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। चलिए जी आगे चलते हैं। इन सभी राज्यों में उत्पादक अर्थात कृषि, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा करते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादकों जो उत्पादन करते थे एक किस्म त्यागने के लिए मनाया जा बाध्य किया जाता था। कभी कभी इन हिस्सों को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होते थे दावा करते थे राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। ठीक है, तो वो अब आगे कर की बात। जो बड़े बड़े पशुपालक या उत्पादक या किसान होते थे वो छोटे किसानों से क्या लेते थे? वसूली करते थे कर की। वो बोलते थे कि ज़मीन पर जितना भी पैदावार होगी उसमें से कुछ हिस्सा हमारा होगा। ठीक है, तो ये कर व्यापारियों से भी लिया जाता था। चलिए अब देखते हैं कर कैसे कैसे लिया जाता था। 400 कर, ये 400 कर क्या है? तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल वंश। अब चोलों ने कहाँ पे शासन किया था? एक तो आ गया तमिलनाडु। ठीक है, चोल वंश तमिलनाडु के अभिलेख में भी विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचांक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे अधिक वैटचा नगद की बजाय जबरन शर्म के रूप में लिया जाता था। जानी जबरन शर्म और कदमाई जानी भूस्वामी। जब कदमाई पूछा जाए क्या है तो बता देना भू राजस्व। भू राजस्व मतलब जितनी भी ज़मीन से पैदावार हुई उसमें से कुछ हिस्सा रख लिया जाता था। मकान पर छज्जा डालना, जो मकान के ऊपर दूसरा मकान बनाएंगे। ठीक है, खजूर का पेड़ या ताड़ का पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगाया जाने वाला कर। खजूर का पेड़ ऊंचा होता, ताड़ का पेड़ ऊंचा होता, उस पर सीढ़ी से चढ़ने के लिए भी कर लगाया जाता था। पारिवारिक संपत्ति या उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगा। मतलब देखिए, अब किसी के पास ज़मीन है, वो ज़मीन अपने बेटे के नाम करना चाहता है, लेकिन बेटे के नाम तब कर सकता है जब वो बनाए गए रूल के अकॉर्डिंग वो टैक्स भरेगा, वहाँ का कर देगा। ठीक है, इतना कर देगा गवर्नमेंट को, तभी उसकी ज़मीन उसके बेटे के नाम हो सकती है इत्यादि शामिल थे। देखिए कौन कौन से कर थे। ठीक है, आज के ज़माने में तो हैं जो भी है, लेकिन तब भी बहुत सारे। देखिए खजूर के पेड़ पर चढ़ने के लिए भी कर। वाह! ये संसाधन राजाओं की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिर दुर्ग के निर्माण के में भी इस्तेमाल होते थे। देखिए लोगों से लूटकर क्या बनाए जाते? धार्मिक संस्थान बनाए जाते थे। ऐसा ही था, चाहे वो किसी भी देश में ले लीजिए, धार्मिक स्थान पर खर्च किए जाते थे जो लोग अपनी कमाई करते थे। ठीक है, उसमें से कर ले लिया और बना दिए मंदिर। ठीक है, बना दिए, कोई भी राजा था मंदिर बना दिए, कोई भी धार्मिक मस्जिद बना दी, या कोई भी चर्च घर बना दिया। ठीक है, जितने भी राजा थे उस टाइम के वैसे ही करते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूटने की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्ग में प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। तो जो धन लूटते थे वो आधा बांट लेते थे, कुछ व्यापार कर लेते थे। ठीक है, राजस्व वसूलने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति सामान्य प्रभावशाली परिवारों के बीच में की जाती थी और प्रायः वंशागत होती थी। ठीक है, पहले ज़माने में ना जो भी चीज़ होती थी वंशागत होती थी, मतलब बेटा, मतलब दादा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। ठीक है, ऐसे और चलता था, वंशानुगत था। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकटवर्ती संबंधी इन्हें ओहदों पर होते थे, मतलब जो राजा के परिवार के हुए, भाई हुए, बहन हुई, ठीक है, उनके कोई रिश्तेदार हुए, वही बड़े बड़े ओहदे थे वो संभालते थे। प्रशासनियाँ और भू अंधन। प्रशासनियाँ क्या होती है? एक ब्यौरा जो शाब्दिक सत्य नहीं भी हो सकता। ठीक है, एक ब्यौरा है, कुछ भी लिख देते हैं। आजकल भी
गवर्नमेंट में जो ब्यौरा होता है वैसे ही तब राजा के काल में भी ब्यौरा होता है, ठीक है। लेकिन यह प्रस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसे दर्शाते थे, मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में। यह विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जय विद्वानों और ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नागभट्ट की उपलब्धियाँ, कि नागभट्ट का नाम आता है, ठीक है। कई शासकों ने प्रशासनियों में अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान किया है। अपने पिछले साल को चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त की 6 क्लास में हमने पढ़ी थी ना। संस्कृति में लिखे गए ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाए गए एक प्रशासनी में प्रतिहार जो नरेश जो किसके नागभट्ट कौन थे, प्रतिहार वंश के थे, ठीक है। कहाँ के थे, प्रतिहार वंश के नागभट्ट, ठीक है, मध्य प्रदेश ग्वालियर। अदर जो आंध्रा था वो सीधे मतलब सिंध था। विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा था। कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा था। और राजा ने आगे तभी धाराशाही हो गए थे जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कहा कि तब जो राजा भी नहीं बने थे और इन्हें हरा दिया गया था, ठीक है, इन राज्यों को, ठीक है, सिंध, कालिंग और उड़ीसा का जो हिस्सा था, ठीक है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा था। उन्हें कनौज के शासक चक्कर युद्ध, जो एक चक्कर युद्ध को भी विजय किया था। कनौज में के शासक चक्कर युद्ध को विजय किया। उन्होंने बगल मतलब बंगाल, अनंत मतलब गुजरात, मालवा मतलब मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात, वाराणसी, तुर्क वत्सल्या मत्स्य मतलब दोनों उत्तर भारत के राज्य हैं, राजाओं को भी पराजित किया था। इनके बारे में ये गुणगान किया गया है। नागभट्ट के बारे में एक प्रास्ती लिखी हुई है, ठीक है, लिखा हुआ उनके बारे में। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। यह ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये है ताम्र, ठीक है, जमीन दी गई और तांबे के ऐसे इन पर लिख दिया गया कि आपको ये जमीन दी गई है। ये संस्कृति में लिखे गए हैं और थोड़े तमिल में पात्र लिखे हैं, जिसमें 9वीं शताब्दी के एक शासक द्वारा दी गई भूमि का अनुदान लिखा गया, जिन्हें इन कड़ियों में से प्राय पत्र जुड़े होते हैं, वह राशि मोहर लगी होती है, जो यह बताती है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। देखिए एक कड़ी उस पर मोहर लगी हुई है, बताया गया है, ठीक है, कि ये क्या है, दस्तावेज है, राजा द्वारा प्रमाणित है, ठीक है, उसके जो भी राजा टेरिटरी में आता है उसके द्वारा दिया गया है एक पुरोहित को, ठीक है। भूमि के साथ साथ क्या दिखाया जाता था, चलिए पढ़ते हैं। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमें मिट्टी की मेड़ बनाकर साथ ही कटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर जो चीज़ है, फलदार वृक्ष है, पानी है, भूमि है, बगीचे हैं, फलोद्यान है, पेड़ है, कुएं, खाली जगह, चारगाह, एक गांव, बम्बी, चबूतरा, नहर, खाई, नदी, दलदल जमीन, होजरा, अन्नगर, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झील है। जिसे जब भूमि मिली है वह इससे कर वसूल कर सकता है। यह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल करता है। पान के पत्तों पर लगाने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही वाहन पर लगाने वाला कर वसूल कर सकता है। यह पक्की ईंट से बनने वाले माले पर बड़े कमरे बनवाकर, ठीक है जी, कर लगाया जाता था। बड़े बड़े कुओं पर लगाया जाता था खुदवाई के लिए। पेड़ और कांटेदार झाड़ियों पर लगवाया जाता था। जरूरतों सिंचाई से नहर बनवाई जा सकती है। सुनिश्चित करना था कि यह जगह पानी बर्बाद न हो, ना ही तटबंधों का निर्माण किया जाए, ठीक है। ये जो दस्तावेज दिया गया था ये उनके रूल थे। भी क्या कुछ आता है, आप क्या कुछ कर सकते हैं, किससे टैक्स ले सकते हैं, जो आपके अंडर ज़मीन आती है, और आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो, क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। 12वीं शताब्दी में एक भारतीय संस्कृति काव्य की रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजों का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा लिखा गया है। कल्हण ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले से इतिहास समेत अन्य तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशासनियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाते थे। क्या करते थे, उनकी आलोचना करते थे। इसलिए 12वीं शताब्दी में यह असाधारण ग्रंथ है। एक ग्रंथ लिखा गया है कल्हण द्वारा, ठीक है। उसमें उनके गुणगान नहीं किया गया, बल्कि क्या किया गया है, उनके विपरीत उनकी आलोचना की गई है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि आलोचना वाला लिखी प्रशासनी कौन थी है, तो वो लिखी गई है कल्हण द्वारा, ठीक है।
तो इसे रेड से कर देती हूँ, ठीक है। ये आलोचनात्मक ग्रंथ है, कल्लन द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। धन के लिए युद्ध। यह गौर आपने ये गौर किया है कि प्रत्येक शासक राजवंश का आधार क्षेत्र और विस्तार था और दूसरे पर भी नियंत्रण करने का प्रयास यही करते थे। तो तब टाइम में युद्ध और पैसा और टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, मतलब जो भी उनका क्षेत्र उनके बढ़ाने के लिए। एक विशेष रूप से वाषणीय क्षेत्र गंगा घाटी के कनौज नगर है, जो कनौज नगर था। गुर्जर प्रतिहार वंश, राजपूत वंश और पाल वंशों के शासन सदियों तक कनौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। कौन कौन, दोबारा से बोलती हूँ। गुर्जर प्रतिहार वंश, राजपूत, पाल शासक सदियों से कनौज पर, ठीक है। ये कनौज का क्षेत्र मैंने आपको मैप में दिखाया था ना। चूंकि लंबे समय तक चली लड़ाई में तीनों पक्ष थे, इसलिए इतिहासकार ने चर्चा में त्रिपक्षीय संघर्ष। अब त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाए तो इन तीनों का नाम ले देना, किन किन का। गुर्जर प्रतिहार वंश और राजपूत, गुर्जर प्रतिहार वंश, राजपूत और पाल वंश का। जैसे कि हम देखते हैं कि शासकों ने बड़े मंदिर का निर्माण करवाया, अपनी सत्ता के लिए संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब से एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते तो मंदिर भी अपना निशान बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप ठीक है, इस बारे में आगे पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के गाजा का सुल्तान महमूद एक, अब आ गया जी गाजा का वर्ण। अफगानिस्तान के गाजा का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध था जिन्होंने 997 से 1030 तक शासन किया था और नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों से ईरान और उपमहाद्वीप से दक्षिण उत्तर पश्चिम हिस्सों तक किया था। कहाँ कहाँ किया था? एशिया के भागों में, ईरान, उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से में किया था। इस तरह हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना, उसके निशाने पर थे कौन कौन, कौन वो निशाना बनाता था? संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। महमूद ने जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी के एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण के लिए खर्च किया। जो भी इंडिया से वो लूटपाट के ले गए ईरान के भागों से, जो मध्य एशिया से, उसने एक भव्यशाली क्या बनाई, गजनी में एक क्या बनाई, राजधानी, एक बहुत अच्छा शहर का निर्माण करवाया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातों की जानकारी चाहता था। उसने अल बुरेनी, ठीक है, आ गया, अल बुरेनी का नाम आ गया। एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप के लेखे जोखे लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई कृति, ये उनकी लिखी गई कृति है, किताब अल हिंद, क्या है, इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत। अल बुरेनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृति के विद्वान का परामर्श लिया था। युद्ध करने वाले राजाओं से चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वह दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन करते थे। अब पूछ ले चौहान कहाँ राज करते थे? दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। पूर्व पश्चिम में नियंत्रण, इनका पूर्व और पश्चिम और पूर्व में भी नियंत्रण का विस्तार किया, जहाँ वह गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ती थी। चौहान का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान को 1991 में हराया, लेकिन दूसरे ही बार वो 1992 में हार गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चौहान के सबसे प्रसिद्ध जो राजा थे वो कौन से? पृथ्वीराज तृतीय। 1168 से 1192 तक सुल्तान मोहम्मद गोरी को इसने हराया था। वो अफगानिस्तान का शासक था। 1191 में हराया और 92 में वो खुद हार गया। अब है चोल राज्यों के नज़दीक क्षेत्र, ये है, ये आ गया चोल, ये एक मैप है, ये आ गया कलिंग, ठीक है, कोची, यादव वंश आ गया, चालुक्य वंश, ठीक है। चलिए, ये आ गया पांडे सबसे नीचे था, रेयू और ताजूर तक। चोल वंश चोल कैसे सत्ता में आए? कावेरी डेल्टा के मुदलियार नामक के प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार में इनकी सत्ता थी। वह कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महान थे। उज्जाई और चोलिया वंश प्रायः मुख्य परिवार के विजयशाला ने 9वीं शताब्दी में मुट्रियालों को हराकर डेल्टा पर कब्जा किया। ठीक है, वो छोटा सा परिवार था और उन्होंने हराकर कहाँ पे कब्जा किया? डेल्टा पर। उन्होंने तंजावुर शहर में निशुम्भुदीन देवी का मंदिर बनाया। ये आ सकता है, ठीक है, निशुम्भुदीन, ठीक है, निशुम्भुदीनी मंदिर बनवाया। किन्होंने?
चोलों ने, ठीक है। चलिए, उजियाले के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उनका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ाया गया। दक्षिण और उत्तर में पांड्या और पल्लवों के इलाके इस राज्य का हिस्सा बनने लगे। राजा राज प्रथम ने सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाते थे। चोलों का सबसे शक्तिशाली राजा राजा राज, ठीक है। 985 में राजा बना और उसी ने इससे ज़्यादातर हिस्से पर नियंत्रण किया और सब प्रदेश साम्राज्य का पुनर्गठन किया। राजा राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और गंगा क्षत्र डेल्टा, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के हिस्सों पर हमला किया। यही अभियान के लिए उन्हें एक जल सेना भी बनाई। जल सेना किसने बनाई? राजेंद्र प्रथम, ठीक है। हमला किया और एक जल सेना भी बना डाली, ठीक है। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति। राजेंद्र द्वारा बनाए गए ताजपुर और गंगाईकोट चोलमपुरम, ठीक है, गंगाईकोट चोलमपुरम में बड़े मंदिर स्थापित किए और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल राजा अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए, जो शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। यह मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न होते थे और इस भूमि की उपज उन सारे विशेषजनों का निर्वाह करने के लिए खर्च होते थे जो मंदिर के आसपास रहते थे, उनके लिए काम करते थे। पुरोहित, माला, बावर्ची, मेहमान, ठीक है, जो जमीन से वो लगान वगैरह लेते थे। संगीत, नृत्य आदि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति जीवन के भी क्षेत्र थे। मंदिर के साथ जुड़ने हुए शिल्पकारों ने सबसे विशिष्ट कांस्य प्रतिमा बनाने का काम किया। चोल कांस्य प्रतिमा संसार में सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। अब कांस्य की प्रतिमा आ गया तो चुपचाप किनका लिख देना? चोलों का, ठीक है, जो चोलों की इम्पोर्टेंट बनाई गई मूर्तियाँ थी। देवी देवताओं की भी होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमा भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई। चोलों ने कई उपलब्धियाँ कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से संभव हुई, ठीक है। उन्होंने कृषि के लिए बहुत विकास किया और पानी, ठीक है, जो सिंचाई करते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा विकास किया। कावेरी नदी है बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। यह शाखा बार बार पानी सींचती है, जिससे किनारे पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चौल की खेती के लिए आवश्यक और आर्द्रता के लिए मुहैया करते थे। हालांकि तमिलनाडु दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, लेकिन 5वीं और 6वीं शताब्दी में आकर ही इन इलाकों में बड़े पैमाने में खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाने लगा और दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाने लगा। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी, जैसे अब लगाया जाता, ठीक है। ये प्रतिमा है कांसे की, ठीक है। कई जगहों में अब कृत्रिम खेती भी करने लगे थे, ठीक है। कृत्रिम सिंचाई करने लगे थे, बांध बनाकर पानी रोककर और बारिश का पानी इकट्ठा करने लगे थे। संसाधनों और इनके कामों का लेखा जोखा तय करने के लिए पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, ठीक है, गतिविधियों दिलचस्प होगी, ठीक है। अब पानी का बंटवारा भी होने लगा। भी एक वीक में किस किस खेत को पानी लगेगा, कौन कौन पानी लगेगा, इसका ब्यौरा भी रखे जाने लगा। साम्राज्य का प्रशासन। और अब प्रशासन कैसा था? प्रशासन किस प्रकार का संगठन है? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती, ठीक है। अब किसानों की बस्तियां कहलाती थी उर। सिंचाई खेतों में बहुत प्रसिद्ध हो गई थी और गांव के तरह क्या बोलते थे? नाडू कहा जाता था। प्रसिद्ध ग्रामीण क्या होता था? नाडू होता था ग्राम को बोलते थे और नाडू न्यायालय करने वाला और वसूलने वाला प्रशासन कार्य करते थे। वल्लला, ठीक है, जो वल्लला जाति थी वह धनी किसानों के केंद्र चोल वंश को देख रेख में नाडू कामकाज अच्छा खासा नियंत्रण करता था नाडू, ठीक है। इसमें से कई तरह के भूस्वामी जैसे चोल राजाओं के समान के रूप में मुदलेवन मतलब 3 राजाओं को अपनी सेना प्रदान करने वाला वेलंजा किसान, ठीक है। अय्यर मतलब प्रधान जैसी उपाधियां दी जाने लगी जो महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे जाने लगे, ठीक है। तो भूमि थी वलन ब्राह्मण, वलनगिरी जो होती थी वो ब्राह्मण, किसान स्वामी की भूमि होती थी ब्रह्मत्य, ब्राह्मणों को उपहार दी जाने वाली शाला भोग जो किसी विश्वविद्यालय को रखरखाव के लिए, देवदान, तिरुमकुट कनी, ठीक है, यह मंदिरों को उपहार दी जाती थी, ठीक है। पल्लव चंदम, ये जैन, ये पूछा जा सकता है, पल्लव चंदम
कहते, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा कभी ना कभी। हम देखते हैं कि ब्राह्मणों के समय समय पर भूमि अनुदान जब ब्रह्म सरोवर प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण कावेरी डाल्टा और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेर ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मण या देख रेख प्रमुख ब्राह्मण स्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। यह बहुत कुशलपूर्वक काम करते थे कि निर्णय शिलालेख प्राय मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरावार कर्ज किया जाता था। नगर गम के नाम, ठीक है, नगरम के नाम याद क्या व्यापारियों के संघ भी अक्सर क्षेत्रों जहाँ शहरों में प्रशासनिक कार्य को संपादित करते थे। तमिलनाडु में चित्रकूट जिले के उत्रैमरू, ठीक है, उत्रैमरू से प्राप्त अभिलेख में इसे बाहर सत्ता और जो अभिलेख के रूप में बात का विस्तार, ठीक है, सविस्तार का वर्णन है। जैसे जैसे विस्तार होता गया, ठीक है, मंदिर नए बनते गए, जैसे सच्चाई कुछ भी होता है, ब्राह्मणों की सभा का संगठन, जो सच्चाई के कामकाज, वाजपेयी की इच्छी, जो मंदिर की देखरेख, सभी कामों की देखरेख होने लगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरु अभिलेख में अनुसार, जो उत्तर अभिलेख है उसके अनुसार हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सभी की सदस्य के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि या स्वामी दे चाहिए जहाँ वो भू स्वाम वसूल, ठीक है, भूमि दे दी जाती थी, आप इसका कर वसूल कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। उसके पास अपना घर होना चाहिए, ठीक है, जो ये बनने के लिए लायक है। भूस्वामी जहाँ किसी को भूमि देनी, वो क्या हुए, एक पास तो उसका अपना घर हो, दूसरा क्या हो, उसकी आयु हो 35 से 70 साल के बीच, वेदों का ज्ञान रखता हो और अच्छी जानकारी और ईमानदार हो। यदि कोई पिछले 3 वर्ष से समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। इसने अपने यह संबंधियों के खाता, ठीक है, उसके सारे संबंधियों का जितना भी लोन वगैरह तब लिया जाता था ना पैसे ब्याज पे, वो भी चुकाया होना चाहिए। तो अभिलेखों में राजाओं के शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानकारी खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्य में कैसा था। 12वीं शताब्दी में तमिल क्रांति पेरियम पूर्णम का एक उदाहरण है। ये एक मतलब एक छोटा सा दृश्य दिखाया गया है। अन्नकूट में सरहदों पर अन्नूर की सरहदों पर फूस की पूरी छज्जों पर जो एक झोपड़ी बनी हुई है छोटे छोटे, ठीक है, उसमें पूरे एक ऐसा समूह ब्राह्मणों का जो वलन प्रतिष्ठित समाज से बाहर माने जाते थे लोग, मतलब वो उच्च वर्ग के नहीं माने जाते थे। लोगों का एक छोटा सा समूह पूर्वा था जो औश किस्म के पेशों में लगे खेतिहार मजदूर थे। एक मजदूरों की बस्ती का वर्णन किया गया। चमड़े की पट्टी से घिरा हुआ झोपड़ी के हाथों में मुर्गे मुर्गियों झुंड में घूम रहे थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उछाल रहे थे। मरूद पेड़ों की छाया में एक मजदूर ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिसकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे। वह नारियल के पेड़ के नीचे की जमीन बने छोटे गट्टों में छोटे सिरों वाले कुतियों के पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलंगी वाले मुर्गे 9 पट से पहले तागने, मतलब पुलिया बहुवचन है, ठीक है, पुलियार का, जो दिन के काम के बाद हाँक लगाते हुए भाग दे रहे थे। धन कूटती लहरेदार बालों वाली पुलिया स्त्री ने गाने की आवाज़ रोजाना कांची वृक्ष की छाया में फैलती थी। ये वर्णन किया गया है, ठीक है, एक गांव के बाहर बस्ती का। तांग वंश के युग का चीन। अब चीन कैसा था। चीन में तांग वंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्ष तक 7वीं से 10वीं शताब्दी तक चला, ठीक है। इसकी राजधानी शियान दुनिया की सबसे बड़े नगरों में से एक थी। या तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आते जाते थे। त्यांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की और नौकरशाही, जो सबसे पहले परीक्षा चीन से ही उठी है। जो हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये कहाँ से थी, चीन से। इस परीक्षा में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन भी यह व्यवस्था बदलने के नियम साथ साथ 1911 तक कायम रहे। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रसिद्ध व्यवस्थाएं इन्हीं व्यवस्थाओं से चलती थी, ठीक है। हो गया ख़त्म ये चैप्टर, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है, ये भी देख लेना आप। और ये दुनिया की, और इसमें एक ये जो नौकरशाही थी, जो अब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तभी वो एग्ज़ाम देकर अपने आप को, जब वो पास हो जाते थे तो वो नौकरशाही में काम करने लगते थे, ठीक है। परीक्षा के इच्छुक व्यक्ति बैठ सकते थे, जितने भी इच्छुक लोग हैं वो इस परीक्षा में बैठ सकते थे और एग्ज़ाम देते थे, और पास हो गया तो वो लग जाते थे तब की
गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। ठीक है, अवस्था कुछ बदलाव के साथ ये कब तक रही? 1911 तक। ठीक है, अब भी वही चल रही है। ठीक है, अब से फिर वो बीच में से आया था, कुछ थोड़ा उल्ट फेर हुआ वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, तो बाकी तो वैसे चल रही व्यवस्था। और अब हमारे भी यहाँ प्रचलित है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो अंडरलाइन किया उसे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, दिस इज पीयू साइनिंग ऑफ। टेक केयर।